हेलो नमस्कार साथियों। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि पिछले 4 दिनों से हम लोग यही बुक को कवर कर रहे हैं, जिनमें से हम लोग साइंस में फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। यह बुक जो है वह अंकित सर का है। अब बात करते हैं इस बुक में हम लोग स्पेशल क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं, मैं रोज़ रोज़ बता रहा हूँ कि इस बुक का स्पेशलिस्ट जो है वो रेलवे ग्रुप डी के लिए है, या तो फिर रेलवे एनटीपीसी के लिए और रेलवे एग्ज़ाम के लिए है, चाहे रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम हो। अब हम बात करते हैं इस बुक का मकसद क्या है। तो इस बुक का यदि मकसद आप समझना चाहेंगे तो इसका मकसद ये है कि रेलवे में किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है या किस टाइप से आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह बुक इसलिए बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन के साथ साथ भी सॉल्यूशन को दिया गया है। इससे बात ये पता चलता है कि यदि एग्ज़ाम में ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, यानी कि उसका आंसर ज़रूर दे के आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक इसी तरह वीडियो पाने के लिए, और लाइक करके ज़रूर और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि फीडबैक बढ़ता है। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे पिच कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं। जिस तरीके से मस्तिष्क, यानी कि जिस तरीके से मस्तिष्क जो होती है वह किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति का पहचान करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे पिच कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन पर। ध्वनि की पिच जो होती है किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी कि हर्ट्ज पर निर्भर करती है। ध्वनि की लाउडनेस अथवा सॉफ्टनेस का सॉफ्टनेस को इसका आयाम निर्धारित करता है, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि की, यानी कि साउंड की जो लाउडनेस होती है अथवा सॉफ्टनेस जो होती है वह कौन निर्धारित करती है। तो ध्वनि की आयाम निर्धारित करती है। तीर एवं मंद ध्वनि का तारतम्य क्रमशः अधिक एवं कम होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीर, यानी कि तीर साउंड मतलब तेज़ी से साउंड, तेज़ी साउंड जो होती है उसका तारतम्य अधिक होता है, और जो मंद यानी कम साउंड होता है उसका तारतम्य जो होता है सो कम होता है। किसी एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं। तो किसी एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन कहते हैं या तो फिर शोर कहते हैं। अब बात करते हैं आगे की ओर देखते हैं। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को, यानी कि एकल आवृत्ति की आवाज़ को, तो उसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, टोन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। तो अभी क्या बताए थे कि आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो बी के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, अल्ट्रासाउंड बोल रहा है, अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आवृत्ति जो होती है सो अल्ट्रासाउंड का कैसा होती है, तो ऊंच होती है, ठीक है। इनका उपयोग जो होती है उद्योगों और चिकित्सा परियोजना के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल किया जाता है।
ये बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथ के बीच यात्रा करती है, बिल्कुल करती है। दोषपूर्ण स्थान से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंब नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। दोषपूर्ण स्थान से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबंध नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। अब देखते हैं अल्ट्रासाउंड का विशेषता क्या क्या है। अल्ट्रासाउंड जो होती है कौन उत्पन्न करता है? चमगादड़, कुत्ता वगैरह जो सुन सकता है, ठीक है। आवृत्ति ऊंच होती है। इन तरंगों की तरंगधर छोटी होने के कारण इनको एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेज सकते हैं। तरंगों को चमगादड़, जैसे अल्ट्रासाउंड तरंगों को कौन सुन सकता है? कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, सारे जो इसे सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने हेतु मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? जो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनते हैं, साउंड जो सुनते हैं, उसके ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम अंतराल जो होना चाहिए सो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्वनि का संवेदन हमारे मस्तिष्क में लगभग कितना सेकंड तक बना रहता है? जब हम लोग साउंड सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं, तो मस्तिष्क में कितना सेकंड तक बना रहता है? तो 1/10 सेकंड तक बना रहता है। अब हम लोग एक बात और करते हैं कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने हेतु अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी जो होती है आधी होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने हेतु अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए। ध्यान रखिए, यानी 17 मीटर दूर से आप ध्वनि को सुन सकते हैं। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण होती है, उसे क्या कहते हैं? तो ध्वनि की दृढ़ता जो गूंजता है उसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन का परिणाम होती है। कैसे? आप देख सकते हैं, प्रतिध्वनि जो होती है ध्वनि के परावर्तन का परिणाम होती है। किसी परावर्तक सतह से टकराकर फिर सुनाई देने वाली ध्वनि को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कि जो ध्वनि किसी सतह से टकराकर फिर सुनाता है तो उसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। किसी वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि यानी साउंड जो उत्पन्न होती है वह कैसे उत्पन्न होती है? तो किसी वस्तु के कंपन से साउंड उत्पन्न होती है। ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 191 नंबर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हम ध्वनि तरंगे की किस गुण के कारण सुनाई देती है? कोई व्यक्ति, मतलब हम बाहर हैं, कोई व्यक्ति अंदर है, कमरे में है, उससे वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो उसका जो बातें जो हम लोग सुनाई देगा वो किस ध्वनि तरंग के माध्यम से सुनाई देगा? तो विवर्तन ध्वनि तरंगे के गुण के कारण सुनाई देता है। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला की ओर। सोनार, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो पूर्ण रूप होता है एस से होता है साउंड, ठीक है। साउंड, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा अगला क्वेश्चन देखने से पहले समझते हैं सोनार क्या है। तो सोनार जो है सो वह एक उपकरण है जो पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी, दिशा एवं गति को मापने हेतु अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करता है, ठीक है। सोनार क्या है? तो एक ऐसा उपकरण है जो पानी के नीचे वस्तु की दूरी नापता है, वस्तु को दिशा बताता है, वस्तु की गति को मापने हेतु अल्ट्रासाउंड
सोनिक तरंगों का प्रयोग करता है। सोनार शब्द का पूर्ण रूप जो होती है वह होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होती है। ट्रांसमीटर एवं डिटेक्टर जो होती है, ट्रांसमीटर एवं डिटेक्टर सोनार में उपस्थित मुख्य उपकरण है जिनका प्रयोग पानी के नीचे वस्तुओं की दिशा हो गया, दूरी हो गया, गति का पता लगाने में किया जाता है। अधोजल मतलब आधा जल, ठीक है। अधोजल वस्तुओं की दूरी देखते हैं। अधोजल वस्तु की दूरी, दिशा एवं गति को मापने हेतु अल्ट्रासाउंडिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो अभी हम लोग क्या कहें? सोनार, यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सोनार कहते हैं। हम लोग अभी डिस्कस किए थे। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा जिन पदार्थ से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग सॉल्यूशन समझना पाएंगे तो उसे परभाषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग सॉल्यूशन को देखना चाहेंगे कि परभाषी जो होती है, परभाषी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। प्रकृति में कुछ वस्तुएं ऐसे भी होती है जिनमें से होकर प्रकाश की किरणों का कुछ भाग पर निकल जाता है एवं कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। कुछ भाग जो होती है से निकल जाता है और कुछ भाग जो होती है सो अवशोषित हो जाता है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा कि ऐसा कौन सी पदार्थ है जिनसे होकर वस्तुओं का स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता है? तो परभाषी पदार्थ से होकर। प्रकृति में कुछ वस्तु ऐसे भी होती है जिनमें से होकर प्रकाश की किरण का कुछ भाग निकल जाता है और कुछ भाग नहीं निकल पाता, कुछ भाग निकल जाता है और कुछ भाग नहीं निकल पाता, यानी कि उसमें अवशोषित हो जाता है अथवा परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार की वस्तुएं जो होती है सो परभाषक अथवा अर्धपारभाषक वस्तुएं कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जिनको प्रकाश की किरणें पार कर सकती है वह क्या कहलाती है? तो पारदर्शी कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जिनको प्रकाश की किरण पार कर लेती है वह पारदर्शी कहलाती है, तो पारदर्शक कहलाता है। ऐसी वस्तुएं जिनको प्रकाश की किरण नहीं पार कर सकती है वह अपारदर्शी कहलाती है, अपारदर्शक वस्तु कहलाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो क्या छाया बनती है? जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है, यानी प्रकाश के मार्ग में आती है, तब क्या छाया बनती है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे अपारदर्शी का छाया बनेगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। जब अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। तो छाया कब बनती है? जब अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तब छाया बनती है, क्योंकि इन वस्तुओं का प्रकाश की किरण पर इन वस्तुओं का प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है। इन वस्तुओं जो है इस वस्तु को प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है। यह भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो प्लांक दिया था। बच्चा जानता है। ये क्वेश्चन किस लिए जानता है? क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, हर बच्चे को दिमाग में छा गया है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो होती है सो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो प्लांक द्वारा किया गया है। अब हम लोग देखते हैं, कुछ इसका विशेष पढ़ते हैं। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत वर्ष जो है 1900 से 1901 में जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक प्लांक ने प्रदान किया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का विद्युत प्रभाव एवं सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश डैश में संचरित होती है, तो प्रकाश जो होती है वह सीधी रेखा में संचरित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ इस प्रकार से।
प्रकाश सदैव सीधी रेखा में संचरित होता है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश जो है सो एक विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश के गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश की गति जो होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से यानी स्रोता से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध यानी कि रुक जाता है वह क्या कहलाता है? तो परछाया कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं, यदि प्रकाश का स्रोत अवरोध की अपेक्षा बड़ा होती है तो छाया में 2 स्तर बनते हैं। प्रथम स्तर वह स्तर जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण छाया अधिक गहरी होती है, वह क्या कहलाता है? तो परछाया कहलाता है। द्वितीय स्तर वह स्तर जहाँ पर प्रकाश की किरण पहुँच पाती है, जिसके कारण वह भाग कम गहरा होती है, तो उसे उपछाया कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा किसके साथ सही होगा? परछाया के साथ। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो यदि पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तो अभी हम लोग डिस्कस करें प्रथम स्तर पर। प्रथम स्तर पर हम लोग डिस्कस करते हैं, यदि प्रकाश का स्रोत अवरोध की अपेक्षा बड़ा होता है, ठीक है, अवरोध की अपेक्षा जो होता है बड़ा होता है, छाया में 2 स्तर बनता है। प्रथम स्तर और वह स्तर जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता है, जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण से छाया जो होती है वो अधिक गहरी हो जाती है, उसी को हम लोग परछाया कहते हैं। तो इस ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि पूरा प्रकाश जो है वहाँ छाया जैसे कि नहीं पहुँच पाता है, तो छाया जो इससे अधिक गहरी हो जाती है, अवरोधक हो जाती है, तो वह परछाया कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की गति जो होती है वह क्या होती है? तब हम लोग डिस्कस किए हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की गति होती है। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री का आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो होती है वह काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा अंतरिक्ष यान से थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, कारण क्या होती है? अगला एग्जाम में इसका कारण पूछ सकता है। इसका कारण ये है कि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है, जिससे से सूर्य के प्रकाश का मार्ग में प्रकीर्णन या बिखराव नहीं होता है। तो वहाँ को क्या क्वेश्चन पूछेगा कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री का आकाश का रंग जो से काला दिखाई देता है, कारण क्या है? तो वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है। आकाश का रंग जो होता है सो दिन का सफ़ेद प्रकाश में हल्का नीला क्वेश्चन पूछेगा कि आकाश का रंग जो होती है दिन के सफ़ेद प्रकाश में हल्का नीला दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम लोग देखेंगे टिंडल प्रभाव के बारे से संबंधित। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। यदि प्रकाश एक माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल एवं अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण उपस्थित होती है, इस प्रकार अनेक द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होती है, यह घटना का प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यानी प्रकीर्णन मतलब होता है सभी दिशाओं में फैलना, किसी भी के प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलना, उसी को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं शॉर्ट भाषा में। टिंडल प्रभाव जो होती है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित होती है। जब किसी कोलाइडी विलयन में से किसी प्रकाश का किरण पुंज को प्रभावित करने पर इसको प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण पुंज का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं।
जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होती है। समझिएगा, यह क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होती है। तब इसकी गति जो होती है वह कम हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तब इसकी गति कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसका गति बढ़ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण की गति कम हो जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण की गति बढ़ जाती है। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त किया जाता है। किसी माध्यम के, ठीक है, किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को व्यक्त किया जाता है तो किस घनत्व के कारण से व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होती है। तो आकाश का जो नीला रंग जो होती है वह किसके कारण से होती है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। आप देख सकते हैं प्रकीर्णन से क्या क्या होती है। आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख उदाहरण आकाश का नीला रंग, ठीक है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखना, खतरे के संकेत हेतु लाल रंग का उपयोग होना, सब किसके हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख उदाहरण है। अब देखते हैं गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण से दिखाई देता है। तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अभी डिस्कस किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना को हम लोग प्रकाश की परिघटना के माध्यम से नहीं समझा सकते हैं। बाकी बात आसमान का नीला रंग, सूर्य का अभी तो डिस्कस किए थे। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के प्रमुख उदाहरण कुछ है इस प्रकार से। चलिए समझते हैं। यहाँ पे ये है रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण का उदाहरण है। किसी द्रव में असंत डूबी हुई सीधी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। तो डूबी हुई छड़ का जो टेढ़ा दिखाई देता है वह किसके कारण से होती है। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण का नियम है। अब हम लोग बढ़ते हैं। जैसे से जल से भरे किसी बर्तन की तली में पड़े सिक्का को ऊपर उठा प्रतीत होती है। तो सब किसके कारण से हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके ये टिमटिमाना, ऊंचा प्रतीत होना, लाल दिखाई देना, सारे क्वेश्चन जो से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जल से भरे किसी बर्तन की तली में पड़े सिक्का का ऊपर उठा प्रतीत होता है किसके कारण से, तो अपवर्तन के कारण। तो अब देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है। जल के भीतर पड़ी मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठाई देखा देता है, यही प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण के द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती है। तो एक समतल दर्पण जो होती है उसके द्वारा बनाई गई छवि जो होती है, यानी कि इमेज जो बनाती है, उसका विशेषता जो होती है वह क्या होती है। तो उसका विशेषता जो होती है सो समान आकार की होती है और सीधी होती है, पार्श्व तौर पर उल्टी होती है, आभासी होती है। तो कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल उसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, समतल दर्पण वह दर्पण होती है जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है। यह दर्पण कांच की समान मोटाई की चिकनी पट्टी की ओर किसी चमकदार धातु जैसे पारा अथवा चांदी का लेप करके उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का लेप करके बनाया जा सकता है। तो समतल दर्पण को क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण जो बनाया जाता है, दर्पण जो बनाया जाता है वह क्या क्या होती है। तो उसमें पारा और चांदी का लेप करके उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट के लेप करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दर्पण में क्या चीज़ का प्रयोग होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होती है। यह प्रकाश किरणों के पार जाने से रोकता है, इनको परावर्तित करता है। एक समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु की छवि दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर निर्मित होती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रहती है। इसी प्रकार से निर्मित छवि समान आकार की बनती है, सीधी बनती है, पार्श्व तौर पर उल्टी बनती है तथा आभासी बनती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दर्पण के सूत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दर्पण के सूत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया आपका दर्पण का सूत्र। तो यहाँ क्या पूछा है, दर्पण के सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होगी। फोकस दूरी किसके बराबर होगी। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। यहाँ करेंगे तो u भी इसका ये हो जाएगी। ऊपर में क्या लिखा जाएगा, u लिखा जाएगा, और नीचे में क्या लिखा जाएगा, तो v लिखा जाएगा। तो कहीं पे दिखने को मिल रहा है, यदि हम लोग इसको टेढ़ा करते हैं या इधर लेते हैं, हाँ फोकस दूरी तो निकालना है ना, तो इसको यदि हम लोग मल्टीपल करते हैं तो एफ यू प्लस भी इक्वल टू यू भी होती है। अब हम लोग फोकस को नीचे लाएंगे तो यू भी बटा भी प्लस यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ सही आंसर हो गया। आप लोग फॉर्मूला उसका याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो भी समझाए हैं दर्पण का सूत्र, ये भी पूरा समझा चुके हैं। वही दर्पण फॉर्मूला याद रखना है, किस टाइप से निकालें। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी कहाँ पे है, यहाँ पे है। अवतल दर्पण का क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण, या तो फिर पूछेगा अपसारी दर्पण, दोनों का सेम नाम है, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण का फोकस दूरी जो होती है सो धनात्मक होती है। अवतल दर्पण और अभिसारी दर्पण का फोकस दूरी जो होती है वह ऋणात्मक होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है। अवतल दर्पण ये क्या है, ये क्या है, दर्पण दो प्रकार की होता है, तो ये हो जाता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित तो वक्रता केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा
बनता है दर्पण। दर्पण दो प्रकार की होती है। अब देखते हैं अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक तल धंसा होता है। परावर्तक तल ये वाला धंसा होता है। यह दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। इसी कारण यह दर्पण अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा अवतल दर्पण को और किस दर्पण के नाम से जाना जाता है। तो अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ लेता है। अवतल दर्पण एक गोले का काटा भाग होता है। अवतल दर्पण जो होता है से गोले का कटा भाग होता है। अतः इस गोले का केंद्र जो होती है सो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि अवतल दर्पण का गोला केंद्र जो होती है, यानी कि इस गोले अवतल दर्पण का एक गोला कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, या केंद्र जो होती है अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाती है। अवतल दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन जब तक इसको थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, यदि आप थ्योरी पढ़े हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, क्योंकि फिजिक्स में ये सब क्वेश्चन जो बनता है सो न्यूमेरिकल टाइप बनता है। लेंस से दर्पण से क्या बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। और ये जो है सो सारे ये सब क्या है, थ्योरी पर बेस क्वेश्चन पूछा गया है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने हेतु फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के सही के लिए परिपाटी नियम से कौन सी होगी। तो ऋणात्मक कब होती है, धनात्मक कब होती है, ये सब आपको थ्योरी में समझाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा समझिए। गोलीय दर्पण अवतल दर्पण के लिए एफ जो है ऋणात्मक होता है और या वक्रता त्रिज्या जो होती है सो ऋणात्मक होती है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, बिल्कुल सही है। और वक्रता जो होती है वह क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। अब देखते हैं अवतल दर्पण के लिए एफ धनात्मक होती है और आर ऋणात्मक होती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ये जो इसे सही होगा, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है अवतल दर्पण के लिए एफ फोकस दूरी जो ऋणात्मक होती है और त्रिज्या जो होती है सो भी ऋणात्मक होती है। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जो हम लोग समझ चुके हैं। यदि इसका चिन्ह परिपाटी नियम समझेंगे, यह बहुत काम आती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होती है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो भी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो होती है वह धनात्मक होती है एवं वक्रता त्रिज्या जो होती है वह ऋणात्मक होती है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। गोलीय दर्पण फोकस दूरी बटा 1 बटा त्रिज्या होती है। और सॉरी, गोलीय दर्पण क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी। तो फोकस के दूरी बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि त्रिज्या बराबर एफ बटा 2 लिख सकते हैं। तो फोकस दूरी बोल रहा है फोकस के बीच की ध्रुव एवं फोकस दूरी के बीच जो होगा तो r इंटू 2, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, फोकस दूरी बटा 2। तो हम लोग को बोल रहा है कि फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी, तो फोकस के बीच की दूरी जो होगा सो 2 इंटू वक्रता त्रिज्या। तो किसमें देखने को मिल रहा है,
यहाँ पे सॉरी, हम लोग यहाँ दूसरा समझ रहे हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जो फोकस का जो दूरी जो होती है वह फोकस का दूरी जो होती है वह त्रिज्या की आधी होती है, और गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या पूछेगा, त्रिज्या की दूरी तो फोकस से 2 गुनी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फोकस दूरी बराबर जो होता है सो वक्रता त्रिज्या बटा 2 होती है। तो पूछेगा कि फोकस दूरी के बीच निकालेंगे तो त्रिज्या की आधा होती है, और त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या की दूरी निकालेंगे तो 2 गुनी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी के साथ सही हो जाएगा, यानी कि फोकस दूरी बराबर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या बटा 2 होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो गोलीय दर्पण आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर वस्तु की ऊंचाई। तो सबसे पहले प्रतिबिंब वस्तु रहता है, तो वस्तु के बाद प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन की ऊंचाई बराबर, ठीक है, आवर्धन की क्षमता बराबर क्या होगा, वस्तु कहाँ रहेगा, वस्तु की ऊंचाई जो रहेगा से नीचे रहेगी, तो ऊपर में बनेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि पहले वस्तु, नीचे में वस्तु, ऊपर में प्रतिबिंब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वाहन के, यानी कि जो गाड़ी वगैरह चलता है उसमें जो पीछे देखने के लिए लाइट जो लगी होती है वह कौन सी लाइट होती है, यानी कि वह मिरर जो होती है वह कौन सा दर्पण रहता है। तो वाहन के जो पीछे देखने के लिए दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण होता है, और वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो आभासी एवं सीधा बनाता है। तो उत्तल दर्पण देखने पर हम पाते हैं कि छवि जो ऐसे कैसा है, आपसे छोटा होता है। ये आपका तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आभासी एवं सीधा और छोटा बनाता है। अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित होती है। तो अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह फोकस दूरी पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। तो अवतल दर्पण से निर्मित, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति जब वस्तु की स्थिति अनंत पर, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है सो फोकस पर बनता है, और प्रकृति जो होती है वास्तविक एवं उल्टा होती है, और वस्तु की तुलना में निर्मित प्रतिबिंब का आकार जो होती है वह बहुत छोटा होती है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है। तो देखिएगा, मेकअप दर्पण में वाहनों में रियर व्यू मिरर, यानी कि देखो मेक दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण, शीशे की खिड़कियाँ जो होती है अवतल दर्पण, जो गाड़ी, जैसे कि अभी गाड़ी चला रहा है तो आगे देखने के लिए जो मिरर लगा रहता है वो अवतल दर्पण का रहता है, और पीछे देखने के लिए मिरर जो होता है वह उत्तल दर्पण का होता है, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपकी छवि, आपका परिवर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का है। तो आपसे छोटा है तो दर्पण क्या, अभी तो जस्ट क्या बताए थे कि आपसे छोटा है तो उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किस में नहीं होता है। तो वाहन को पीछे देखने में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद दाढ़ी बनाने में, हेडलाइट्स में, टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसमें जो देख सकते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि टॉर्च में, गाड़ी की आगे हेडलाइट में, सेविंग में, सोलर कुकर में, नाक एवं हड्डी जो डॉक्टर लोग इलाज करते हैं सब में अवतल दर्पण होती है। तो क्वेश्चन यही पूछता है
कि गाड़ी का जो साइड मिरर होती है देखने के लिए उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है और सब में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब हम लोग बात करते हैं, डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं, अपसारी दर्पण किसे कहता है? तो उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका उत्तल दर्पण के साथ सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डिस्कस किए थे। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होती है? हेडलाइट आगे देखने के लिए तो अवतल दर्पण होता है। वाहनों के रियर व्यू विंग मिरर यानी कि पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दर्पण का सूत्र बताए थे, आप लोग निकाल लीजिएगा और लेंस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा प्लस का जगह। आप बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। अभिसरण दर्पण तो अवतल दर्पण को कहा जाता है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा अभिसारी। तो अभिसारी का ही दूसरा नाम अभिसरण है। यह वह दर्पण है जिसका खुरदरा भाग बाहर की ओर तथा चिकना भाग अंदर की ओर रहता है। यह इसका आंसर होता है। अब बात करते हैं अगले की ओर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो है सो क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, कॉइल और चुम्बकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पन्न होता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? तो कॉइल और चुम्बकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर कि विद्युत धारा जो कि चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है तो कैसे उत्पन्न होती है? तो चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत धारा एवं विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। यदि दो चालक समान दिशा में धारा ले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो यदि दो चालक समान दिशा में धारा ले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो वो एक प्रकार की आकर्षक होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, जैसे ऐसा पदार्थ जिनमें आवेश का प्रभाव सरलता से होता है वह चालक कहलाता है। चालक किसे कहते हैं? तो चालक हम लोग उसे कहते हैं ऐसा पदार्थ जिनसे आवेश का प्रभाव जो होती है सरलता से होती है तो उसे हम लोग चालक कहते हैं। जैसे कि चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या कहलाएगा? चालक कहलाएगा। यदि दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जा रहे हैं तो इन चालकों का मध्य जो होती है वह क्या कहलाता है? आकर्षण बल कहलाता है, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि दो चालक विपरीत दिशा में विद्युत धारा को ले जा रहे हैं तो इन चालकों का मध्य जो होता है कौन सा बल कार्य करती है? तो प्रतिकर्षण बल कार्य करती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की को और क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से और समय को डिनोट करते हैं टाइम से। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय? तो इलेक्ट्रिक धारा इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं, किसी चालक में विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन का किसी चालक में विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन का गति करना विद्युत धारा का प्रवाहित होना कहलाता है।
मान लीजिए कोई चार्जर है, कोई तार है, उसमें आवेश का जब इलेक्ट्रॉन का जब गति करता है तब माना जाता है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा है। किसी चालक में किसी एक बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाला विद्युत आवेश का या इलेक्ट्रिक चार्ज चालक में प्रवाहित विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक धारा से परिणाम को प्रकट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग Q से दर्शाते हैं, इसका कहने का मतलब है। इलेक्ट्रिक धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं और समय को हम लोग T से डिनोट करते हैं और आवेश को हम लोग कूलम को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो विद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है? विद्युत आवेश बटा समय होता है। तो क्या लिखेंगे? तब हम लोग यहाँ डिनोट किए थे कि विद्युत धारा यानी कि I इक्वल टू Q/T होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। एक फ्यूज का कार्य जो होती है वह किसका सिद्धांत पर होती है? तो विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा, एक फ्यूज का कार्य उसका सिद्धांत होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न करना ऊष्मा को। विद्युत धारा के ऊष्मीय एवं प्रकाशीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण निम्नलिखित में। विद्युत धारा के ऊष्मीय एवं प्रकाशीय प्रभाव पर, तो ऊष्मीय एवं प्रकाशीय प्रभाव पर उसका उपकरण जो है सो कौन कौन सा है देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर है, ट्यूबलाइट है। एक फ्यूज का प्रयोग लघु पतन के खतरों से बचने हेतु प्रयोग किया जाता है, यानी कि घरों में जो फ्यूज का प्रयोग किया जाता है वो जैसे कि वोल्टेज वगैरह ज़्यादा होगा तो वही पहले टकराएगा, वही उड़ जाएगा, पूरा सप्लाई को कट कर देगा, इसलिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। एक चालक में विद्युत धारा के प्रभाव के फलस्वरूप चालक के ताप में हुई वृद्धि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें डैश की कोटिंग होती है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा वायर जो घरों में बिजली की जो संचारित करते हैं उसमें जो उसके ऊपर जो कोटिंग जो होती है वह क्या होती है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड CH2 इक्वल टू CHCl क्या है? यह एक बहुलक है। यह विद्युत कुचालक एवं जल प्रतिरोधी होती है। इस पर ऊष्मा एवं किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो वहाँ पूछ सकता है कि जो घरों में जो बिजली यानी तो वायर का जो सप्लाई होता है उसके ऊपर कोटिंग जो होती है वो किससे बनी होती है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के बना होती है। तो यह कैसा होती है? यह बहुलक होती है। इस पर ऊष्मा एवं किसी भी जलरोधी का प्रभाव जो होती है, जैसे कि बोलता है ना, ये क्या होती है? जलरोधी होती है। ठीक है, जल प्रतिरोधी होती है। इस पर ऊष्मा और किसी प्रकार की रासायनिक पदार्थ का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है AC/DC से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग विद्युत वाहक, ठीक है, विद्युत तार जैसे और बाल्टियाँ, पाइप आदि बनाने में होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं AC और DC किसके रूप होते हैं? तो धारा का प्रभाव जो करता है उसका रूप होता है AC और DC। यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रभाव सदैव एक ही दिशा में होती है तो इस प्रकार की धारा को दिश तिराकी कहते हैं। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रभाव जो होती है वह हमेशा एक दिशा में होती है, तो उस धारा को हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं जो कि आधारित होती है DC। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रभाव एकांतर क्रम में या समांतर रूप से आगे पीछे की ओर हो
तो इस प्रकार की धारा जो होती है सो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जैसे कि इधर से भी गया और इधर से गया, तो इसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म है एसी। तो एसी और डीसी से क्वेश्चन जो पूछ सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा गया है, आप देख सकते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो किसी चालक का प्रतिरोध जो होती है वह चालक से होकर प्रभावित होने वाले धारा पर निर्भर नहीं करती है, उसके अलावा सभी पर करती है। तो क्वेश्चन पूछेगा किसी चालक पर प्रतिरोध किन किन निर्भर करती है? तो लंबाई पर करती है, तापमान पर करती है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करती है, चालक पदार्थ की प्रकृति पर करती है। अब देखते हैं विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। तो शक्ति बराबर क्या होती है? विद्युत ऊर्जा बटा समय होती है, विद्युत ऊर्जा बटा समय। अब हम लोग इसको डिनोट करेंगे कि तो क्या बोल रहा है विद्युत शक्ति का, तो इस चीज़ का फॉर्मूला होती है। तो क्वेश्चन जो पूछा रहा है वह क्या पूछा रहा है कि विद्युत शक्ति का सही सूत्र जो होती है वह क्या होती है। तो फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का जो खर्चा होती है उस दर को हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति बराबर जो होती है सो विद्युत ऊर्जा बटा समय होती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक वीडियो पूरा फॉर्मूला बेस पर रहेगा, थोड़ा समय कम है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में पूरा कवर करना है इस फिजिक्स वाली बुक को, उसके बाद फिर बायोलॉजी पर चलेंगे। बैटरी क्या होती है? बात करते हैं बैटरी के ऊपर। बैटरी जो होती है वह क्या करती है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रभाव कौन करती है? बैटरी करती है। अब हम लोग बढ़ते हैं विद्युत मोटर की तरफ। विद्युत मोटर का काम क्या होती है? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में ले जाना विद्युत मोटर का कार्य होती है। डायनेमो जिसे बोलते हैं विद्युत जनित, डायनेमो को विद्युत जनित बोल सकते हैं, जनरेटर बोल सकते हैं। यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा के मापन हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग या मीटर का प्रयोग करते हैं, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं या मीटर उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने में होता है। अमीटर को एम्पीयर मीटर भी कहा जाता है। किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि समांतर क्रम में? तो उसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। यह एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, यानी कि अमीटर का क्वेश्चन पूछेगा एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह क्या होती है? तो शून्य होती है। वोल्ट मीटर उपकरण का उपयोग विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापने में होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर को किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यह एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होती है वह अनंत होता है, यानी कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होती है वह अनंत होती है।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है डैश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो उस चालक के ताप में वृद्धि होती है, जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा की तापीय प्रभाव पर क्या क्या आधारित होती है? तो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, इलेक्ट्रिक कैतली होता है, इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, इलेक्ट्रिक कैतली, इलेक्ट्रिक घंटी और इलेक्ट्रिक घंटी। ये घंटी जो होगी से व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं होगी, बाकी बात सभी होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहते हैं? विद्युत बल्ब में यानी कि मान लीजिए जो एक विद्युत बल्ब है उसमें जो पतले तार जो लगा होता है उसको यानी कि विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले वो पतले तार को क्या कहते हैं? तो फिलामेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अब फिलामेंट से क्वेश्चन पूछता है, विद्युत बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु का एक फिलामेंट होती है। तो फिलामेंट जो बना होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। फिलामेंट तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह दीप्त हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब के अंदर टंगस्टन धातु का फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन आप पूछेगा विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट जो होती है उस टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी गलनांक जो होती है और प्रतिरोधकता जो होती है सो दोनों ऊंच होती है, इसलिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए अब बताना चाहता हूँ कि हम लोग लास्ट पेज पर आ चुके हैं इस बुक का। तो चलिए लास्ट पेज पर हम लोग देखते हैं। डायनेमो में विद्युत धारा के सिद्धांत उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो डायनेमो में विद्युत धारा डैश के किस सिद्धांत पर उपयोग कर उत्पन्न करती है? तो ध्यान दीजिएगा, डायनेमो में विद्युत धारा जो होती है विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर उत्पन्न किया जाती है। डायनेमो जो से क्या है, एक प्रकार का जनरेटर है, तो विद्युत जनित्र है, इसलिए तो क्वेश्चन आया विद्युत चुम्बकीय। तो डायनेमो पूछेगा तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर धारा उत्पन्न की जा सकती है। अब देखते हैं स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ क्या है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है? तो भौगोलिक के उत्तर यानी कि नॉर्थ और भौगोलिक साउथ की दिशा में यह इंगित करता है। नॉर्थ और यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में संरेख होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि लटका हुआ चुंबक किस दिशा में संरेख होता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में संरेख होता है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। मुक्त रूप से लटकाने पर जो एक सिरा उत्तर में दिखता है, जो सिरा उत्तर दिशा की ओर रुकता है वह उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा की ओर रुकता है वह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वह कैसा होती है? तो बंद रेखा होती है और वक्र रेखा होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसा होती है? तो बंद वक्र रेखा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। जैसे कि यहाँ डिस्कस करेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं किस चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है एवं
इसके चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती है, फिर उत्तरी ध्रुव पर लौट जाती है एवं बंध रेखा निर्मित करती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं ना तो एक दूसरे को काटती है और ना ही एक दूसरे को समांतर करती है। तो क्वेश्चन पूछेगा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो नहीं काटती है, क्या समांतर करती है तो समांतर भी नहीं करती है। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग होती है। तो विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑप्शन पर, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। और यहाँ से क्वेश्चन जो से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है से क्या है, एक घूर्णन उक्ति है, यानी कि उसको घुमाना पड़ता है तब वो चालू होता है, जिसका प्रयोग विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करना विद्युत मोटर होती है। विद्युत मोटर का निर्माण विद्युत क्षेत्र में धारावाही चालक पर आरोपित बल के सिद्धांत पर होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसी चालक पर बल की दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है। तो किसी चालक पर बल की दिशा ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। जब वह चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तब इसके विद्युत धारा का प्रभाव होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के कौन सा बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बताया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसी चालक पर बल की दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो विद्युत चुम्बक जो बनाता है किसका उपयोग करते हैं। तो इस जो लोहा जो होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है। तो मृदु लोहा। आप बोल सकते हैं विद्युत चुम्बक का जो बनाने में निर्गम होता है वो कैसा होता है, मृदु मतलब होता है नरम, ठीक है। तो नरम लोहे से विद्युत चुम्बक को बनाया जाता है। विद्युत चुम्बक वह चुम्बक होती है जो विद्युत धारा के प्रभाव द्वारा निर्मित होती है। विद्युत चुम्बक कैसा चुम्बक होती है, वह चुम्बक होती है जो विद्युत धारा के प्रभाव पर निर्मित होती है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसी डैश में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डैश में गतिमान, तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो होती है वह, जैसे कि यदि आपने दाएं हाथ के अंगूठे एवं उसके समीप स्थित 2 अंगुलियां को एक दूसरे के लंबवत फैलाए हैं तो प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा जो होती है सो चालक की गति को दर्शाता है तथा मध्य की उंगली जो है चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो अब हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस बुक का, थोड़ा देख लेते हैं आराम से क्या है। एक चुम्बक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। एक चुम्बक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। तो वह है चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुम्बक अथवा चुंबकीय पदार्थ पर कोई बल लगता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वह टेस्ला होता है और सीजीएस में इसका मात्रक जो होता है वह गॉस होता है। ये गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होता है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, और कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी।
बायोलॉजी से में देखने वाले हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। जिस टाइप से फिजिक्स को कवर किए हो सकता है कि इससे और बेहतर से बायोलॉजी को कवर कर पाएंगे।